हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यूसोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपको यहीं से कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पस से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट, ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो गिववे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपए पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होता है, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर यानी कि हमारा डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, हमारा जो ये पीडीएफ रहने वाला है इसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो ये 10 क्वेश्चंस है, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने जो एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इन दोनों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, प्रिंट मीडिया की भाषा पर प्रकाश डालिए अथवा साहित्यिक भाषा का आज से स्पष्ट करते हुए उसकी मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे 3 चीज पूछी गई है। फर्स्ट हमारे से प्रिंट मीडिया की भाषा पूछी गई है, सेकंड साहित्यिक भाषा पूछी गई है, और थर्ड हमारा साहित्यिक भाषा की विशेषताएं पूछी गई है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में स्टूडेंट हम देखेंगे, भाषा किसी भी सूचना या ज्ञान के आदान प्रदान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो स्टूडेंट, जो भाषा है वो केवल शब्दों का समूह नहीं होती, भाषा हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का सबसे सशक्त साधन भी माना जाता है। तो स्टूडेंट, अब आप सोचिए, अगर सरकार की कोई जरूरी सूचना देनी हो या देश दुनिया की खबर लोगों तक पहुंचानी हो तो उस समय भाषा कैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, उस समय जो भाषा होगी वो
पौधी की सीधी, स्पष्ट और समझने योग्य है। तो ये जो भाषा है ये मिलती है स्टूडेंट हमें प्रिंट मीडिया में, जैसे कि आप अखबार देखे, पत्रिकाएं देखे, जर्नल देखे। तो स्टूडेंट ये जो दो भाषा है हमारी प्रिंट मीडिया और साहित्यिक भाषा, ये दोनों ही समाज में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। तो स्टूडेंट प्रिंट मीडिया की जो भाषा का उद्देश्य होता है वो होता है सूचना पहुंचाना और जन समझ को बढ़ाना, लेकिन जो हमारी साहित्यिक भाषा का उद्देश्य होता है वो सौंदर्य, भावना और अभिव्यक्ति को प्रकट करना होता है। तो जब लेखक प्रेम, पीड़ा, संघर्ष या सौंदर्य व्यक्त करता है तो वह हमारी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारी साहित्यिक और प्रिंट मीडिया की जो भाषा थी उसका एक छोटा सा परिचय हमने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि हमारे मेन बॉडी का आता है। तो स्टूडेंट मेन बॉडी में हम सबसे पहले समझ लेते हैं हमारी जो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हमारी प्रिंट मीडिया की भाषा को लेकर। तो स्टूडेंट इसलिए हम समझ लेते हैं कि जो प्रिंट मीडिया की भाषा है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है साधारण और स्पष्ट। तो पाठक आसानी से समझ सके इसके लिए सरल और सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट साधारण और स्पष्ट क्यों रखी गई है प्रिंट मीडिया की भाषा? क्योंकि जो हर पाठक है वो आसानी से उसको समझ सके और कठिन शब्दों से बचा जा सके, इसलिए जो प्रिंट मीडिया की भाषा होती है वो साधारण और स्पष्ट होती है। तो अगर आप देखें मौद्रिक नीति में संशोधन अगर आप ये लिखेंगे तो इसको जो पब्लिक होगी वो बहुत कम समझेगी, लेकिन अगर आप लिखेंगे ब्याज दरों में बदलाव तो इससे जो पब्लिक है वो इसको जल्दी से समझ लेगी। तो प्रिंट मीडिया में हमारी कुछ इसी तरीके की जो भाषा है वो प्रयोग की जाती है। सेकंड हमारा आता है सूचनात्मक। तो समाचार, रिपोर्ट, विज्ञापन आदि में तथ्यात्मक जानकारी प्रमुख होती है। तो स्टूडेंट जो तथ्य है वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, भावनाओं से ज्यादा जानकारी हमारे तथ्य ही देते हैं। तो जैसे अगर आप देखें क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, तो ये सभी वर्ड हमारे जो प्रिंट मीडिया की भाषा उसमें यूज होते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है संक्षिप्त और प्रभावशाली। तो जगह कम होने के कारण वाक्य छोटे और स्पष्ट होते हैं। तो स्टूडेंट जो अखबार होता है उसमें जो जगह है वो सीमित होती है, इसलिए जो वाक्य है वे बहुत ही छोटे होते हैं। तो छोटे तो होते हैं लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप देखें, आप एक उदाहरण में एक सेंटेंस समझिएगा, दिल्ली में बारिश, यातायात प्रभावित। तो ये आप शॉर्टली तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसका जो प्रभाव है यानी कि जो बात है कहने की वो इसमें बता दी गई है। फोर्थ आता है तटस्थ और वस्तुनिष्ठ। तो पत्रकारिता में व्यक्तिगत विचार या भावनाएं कम दिखाई देती है। तो स्टूडेंट जो पत्रकार होता है वो अपनी निजी राय नहीं थोपता, बल्कि जो खबर होती है वो निष्पक्ष होती है। तो घटना हुई बताया जाता है, घटना सही थी या गलत ये नहीं बताया जाता। तो आपने न्यूज में सुना भी होगा, कोई घटना हुई तो वो बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि ये घटना सही है या गलत है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है वर्तमानता पर आधारित। तो घटनाओं, नीतियों और समाज की ताजगी को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। तो आपने जैसे देखा होगा, आप आज तक पे भी देखते हैं, आज की खबर, आज की समस्या, ताजगी सबसे ज्यादा जरूरी इसमें होती है। तो स्टूडेंट यानी कि जो वर्तमान तकता है उस पर भी आधारित इसकी भाषा होती है। सिक्स्थ हमारा आता है शब्दावली और शैली। तो आम जनता की समझ के अनुरूप होती है, जटिल शब्दों का प्रयोग कम होता है। तो इसमें आम जनता की भाषा का प्रयोग होता है, जो जटिल संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं उनका प्रयोग इनमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारी थी प्रिंट मीडिया की भाषा जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी साहित्यिक भाषा है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो साहित्यिक भाषा की परिभाषा स्टूडेंट मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कि आप जैसे समझ लीजिएगा, जब लेखक प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, सौंदर्य व्यक्त करता है तो वहीं पर हमारी जो साहित्यिक भाषा उसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो आप साहित्यिक भाषा की ये जो परिभाषा है उसको लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद आप लिखेंगे हमारी इसकी विशेषताओं को लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब जो माहौल है वो बदलता है। तो मान लीजिएगा आप कोई प्रेम कहानी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो लेखक है वो सिर्फ सूचना नहीं देता, वह अनुभव कराता है। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता आती है वो आती है सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। तो साहित्यिक भाषा का मुख्य उद्देश्य पाठक में सौंदर्य और भावना का अनुभव कराना है। तो इसमें जो भाषा होती है स्टूडेंट वो सुंदर और भावपूर्ण होती है, जिससे कि जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वो भी आनंद महसूस करता है। सेकंड हमारा आता है भावनाओं का संप्रेषण। प्रेम, करुणा, व्यंग, वीरता आदि भाव को व्यक्त करने में सक्षम। तो स्टूडेंट जो हमारे ये भावनाएं होती है, जैसे प्रेम की हो गई, करुणा की हो गई, वीरता की हो गई, तो ये सभी इनको व्यक्त ये हमारी जो साहित्यिक भाषा वो करती है। अगर आप उदाहरण देखें, जैसे कि उसकी भाषा, उसकी आंखों में अधूरा सपना तैर रहा था, तो यहाँ पर जो एक तरीके से जो उसकी जो
सपने को लेकर बात हो रही है, उसकी जो भावना है, उसका जो मोटिवेशन है वो दिखाया गया है। थर्ड हमारा आता है अलंकार और शैली का प्रयोग। तो रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि का प्रयोग अधिक होता है। तो इसमें जो अनुप्रास होते हैं स्टूडेंट, ये जो 3 अनुप्रास होते हैं ये इसमें इस भाषा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर आप देखें उदाहरण, चेहरा चांद सा चमक रहा था, तो यहाँ पर जो तुलना है चेहरे की वो चांद से की गई है, यानी कि यहाँ पर जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। फोर्थ आता है विस्तृत और प्रभावशाली शब्दावली। शब्दों और वाक्यों की संरचना सुंदर और भावपूर्ण होती है। तो स्टूडेंट इस भाषा में शब्दों का सौंदर्य होता है और साथ ही भावों की गहराई भी होती है। फिफ्थ आता है कालातीत और सार्वभौमिक। तो साहित्यिक भाषा केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहती, यह भावना और विचारों को कालातीत रूप में भी प्रस्तुत करती है। तो स्टूडेंट जो हमारी साहित्यिक भाषा होती है वो सिर्फ आज की बात नहीं करती, वो हर समय और हर समाज से जुड़ी भावना को व्यक्त करती है। सिक्स्थ हमारा आता है रचनात्मकता और मौलिकता। तो लेखक की कल्पना और मौलिकता को प्रमुखता मिलती है। तो जो लेखक की कल्पना है उसको यहाँ पर प्रमुखता दी जाती है, जिससे कि एक नया दृष्टिकोण भी उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी साहित्यिक भाषा की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया की भाषा है और जो साहित्यिक भाषा है दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके जो एम है, जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। तो प्रिंट मीडिया की जो भाषा है वो सूचना देने के लिए सरल, तटस्थ और स्पष्ट भाषा होती है, लेकिन जो हमारी साहित्यिक भाषा होती है वो भावना और सौंदर्य के लिए होती है और इसमें भावपूर्ण, रचनात्मकता और कलात्मकता होती है। तो स्टूडेंट अगर हमारा जो सोल का एग्जाम होता है उसमें ये दोनों जो भाषाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इनका अध्ययन करने से साहित्य और पत्रकारिता के बीच जो भाषा का अंतर है वो हमें समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट भाषा कैसे अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग रूप लेती है वो सभी हमने इस आंसर में कवर कर लिया। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किए गए संवैधानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए अथवा राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे एक तरीके से जो राजभाषा है उसके लिए संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक प्रयास क्या थे उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देख लेते हैं कि भाषा किसी राष्ट्र की पहचान और एकता का प्रतीक होती है। तो स्टूडेंट जो भाषा होती है वो किसी भी देश की पहचान और एकता का प्रतीक होती है। तो भारत जैसा जो देश है इसमें हमारा जैसे कि विविधता वाला देश है, तो इसमें कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कई बोलियां बोली जाती है और कई संस्कृतियां अपनाई जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट जो हमारा आजादी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो था कि सरकारी कामकाज किस भाषा में हो। तो स्टूडेंट अंग्रेजी विदेशी भाषा थी और हिंदी जो थी वो हमारी जनता की भाषा थी। तो इसीलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हिंदी को राजभाषा की विशेष स्थिति प्रदान करी और हिंदी को राजभाषा बनाने पर गंभीरता से विचार भी किया। तो स्टूडेंट इसके विकास के लिए व प्रचार के लिए हमारा जो संविधान है उसमें भी प्रावधान किए गए हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधान को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे संवैधानिक प्रावधान को लेकर। तो सबसे पहले जो प्रावधान आता है वो आता है अनुच्छेद 343 एक, यानी कि स्टूडेंट जो भारतीय संघ की भाषा है उसके रूप में हिंदी देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया है। तो संविधान ने साफ कहा कि जो भारतीय संघ की राजभाषा होगी वो होगी हिंदी और उसकी जो लिपि होगी वो होगी देवनागरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है और ये हमारा अनुच्छेद 343 एक सिद्ध करता है। सेकंड हमारा जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 343 दो। तो अंग्रेजी को 15 साल तक 1950 से 1965 राजभाषा के रूप में सहायक भाषा के रूप में भी प्रयोग की अनुमति थी। तो स्टूडेंट समस्या एक थी कि जो पूरा देश था वो एकदम से हिंदी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए जो संविधान था उसने इसका व्यवहारिक समाधान दिया। तो अंग्रेजी को जो 15 साल तक था उसको सहायक भाषा के रूप में जारी किया गया, जिसका जो टाइम पीरियड था वो था 1950 से लेकर 1965 तक। तो ये क्यों किया गया था? ताकि जो प्रशासन है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो इसीलिए जो हमारा अनुच्छेद 343 दो है इसका प्रावधान किया गया था।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद आता है स्टूडेंट, वो हमारा अनुच्छेद 351 आता है। तो केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि हिंदी का प्रचार और विकास करे और देश के सभी भागों में इसे बढ़ावा दे। तो स्टूडेंट, अब जो भाषा है वो सिर्फ घोषित करना काफी नहीं था, तो हिंदी को मजबूत कैसा बनाया जाए ये भी सोचा गया। तो इसीलिए जो हमारा 351 अनुच्छेद है उसमें कहा गया कि जो केंद्र सरकार है उसका कर्तव्य होगा कि हिंदी का वो प्रचार करे, हिंदी को समृद्ध बनाए और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करे, ताकि स्टूडेंट जो हिंदी है वो संपूर्ण भारत की भाषा बन सके। तो ये बहुत हद तक इसके जो प्रावधान है वो बहुत कुछ सही किए गए हैं, और ये जो इसका जो उद्देश्य था वो बहुत लक्ष्य तक प्राप्त कर लिया गया है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ आता है वो आता है अनुच्छेद 344 और 345। तो भाषा के मामले में आयोग और राज्य सरकारों की भूमिका सुनिश्चित की गई है। तो स्टूडेंट, अगर आप देखें जो हमारा अनुच्छेद 344 है, इसमें भाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, साथ ही हिंदी के प्रयोग की समीक्षा इसमें की गई है। इसी के साथ ही जो हमारा अनुच्छेद 345 है, इसमें राज्य को अपनी भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है, यानी कि हिंदी को थोपने के बजाय संतुलन बनाया जाए, ये हमारा अनुच्छेद 345 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है राजभाषा आयोग 1955 से लेकर 1956 तक। तो हिंदी के विकास और प्रशासनिक कार्यों में विस्तार के लिए आयोग बनाया गया। तो स्टूडेंट, जो संविधान के निर्देश थे उन पर बना हमारा राजभाषा आयोग। तो इसका जो उद्देश्य था स्टूडेंट, वो था कि हमारा जो सरकारी कामकाज है उसमें हिंदी का विस्तार हो, और इसी तरीके से अंग्रेजी से हिंदी की ओर धीरे धीरे संक्रमण बढ़े। तो स्टूडेंट, यही था हमारा राजभाषा आयोग, जिसका जो उद्देश्य था वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो ये तो हमारे संवैधानिक प्रावधान हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अन्य संवैधानिक प्रयास और पहल को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ संवैधानिक प्रयास हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया स्टूडेंट, वो था हिंदी को सरकारी कामकाज में बढ़ावा। तो केंद्र सरकार ने धीरे धीरे हिंदी को प्रशासनिक दस्तावेजों में शामिल किया। तो स्टूडेंट, जो हमारी हिंदी थी वो सरकारी कामकाज में यूज होने लगी। तो स्टूडेंट, जो सरकारी पत्र थे, आदेश थे, अधिसूचनाएं थी, ये सभी धीरे धीरे हिंदी में आने लगी थी। तो हिंदी जो थी उसको सरकारी कामकाज में बढ़ावा दिया गया। इसके बाद शिक्षा और प्रचार में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, हिंदी शिक्षण और साहित्य के विकास के लिए कई नीतियां बनाई गई। तो अगर जो भाषा है वो स्कूल में नहीं पहुंचेगी तो समाज में कैसे पहुंचेगी। तो स्टूडेंट, इसीलिए जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय है, सब जगह पर जो हिंदी शिक्षा है उसको बढ़ावा मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, वो आता है राजभाषा दिवस। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 14 सितंबर 1949 था, उसको संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इसी की याद में जो 14 सितंबर है उसको हमारा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोर्थ हमारा आता है संवैधानिक संशोधन और नियमावली। तो समय समय पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए नियम बनाए गए। तो स्टूडेंट, जैसे कि राजभाषा अधिनियम देख लीजिएगा, सरकारी नियमावली देख लीजिएगा, ताकि जो हिंदी का प्रयोग है वो सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि व्यवहारिक भाषा में भी होने लगे। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे अन्य संवैधानिक प्रयास और पहल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो संविधान है और विभिन्न आयोग है, उन सभी के प्रयास से जो हिंदी है उसको राजभाषा की पहचान मिली। तो आयोगों और नीतियों ने हिंदी को व्यवहारिक बनाया, अंग्रेजी के साथ संतुलन बनाकर राष्ट्रीय एकता उन्होंने बनाए रखी। तो स्टूडेंट, जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है उसने राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुगमता दोनों में ही योगदान दिया। तो आज जो हिंदी है वो सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि प्रशासन, शिक्षा और राष्ट्रीय पहचान का माध्यम भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में राजभाषा आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए, अथवा राजभाषा आयोग 1955 के मुख्य सुझावों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ओवरऑल जो हमारा राजभाषा आयोग है, जो कि हमारा
हिंदी के लिए बनाया गया था उसके बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा बनाने के बाद इसके प्रचार और प्रशासनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजभाषा आयोग की स्थापना करी। तो स्टूडेंट 1950 में हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ। तो संविधान ने कहा कि हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन हकीकत जो थी वो ये थी कि सरकारी फाइलें अभी भी अंग्रेजी में थी। तो स्टूडेंट अब सोचिए अगर एक ही दिन में कहा जाता कि आज से सब कुछ सिर्फ हिंदी में हो गया तो प्रशासन चल पाता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाता। तो इसी जो समस्या का समाधान था वो हमारा राजभाषा आयोग का था। तो इस जो आयोग का मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदी को सरकारी कामकाज, शिक्षा और समाज के व्यापक रूप से प्रयोग में लाना। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे राजभाषा आयोग 1955 की भूमिका। तो स्टूडेंट जो हमारा राजभाषा आयोग है यह हमारा 1955 में स्थापित किया गया था। तो क्यों बनाया गया था सबसे पहले आप उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट 1950 से 1965 तक अंग्रेजी को सहायक भाषा माना गया था। तो सवाल ये था कि 15 साल बाद क्या होगा, तो क्या हिंदी तैयार होगी, क्या कर्मचारी तैयार हो गए? तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए जो हमारा 1955 है उसमें राजभाषा आयोग बनाया गया था। और इसकी क्या क्या भूमिका रही उसको हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली जो भूमिका रही वो थी हिंदी के प्रचार प्रसार की योजना बनाना। तो आयोग ने हिंदी को सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों और शिक्षा संस्थानों में लागू करने के लिए मार्गदर्शन दिया। तो स्टूडेंट जो आयोग था उसने सबसे पहले रोड मैप तैयार किया। उसने सुझाव दिया कि जो हिंदी है उसको सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, शैक्षिक संस्थानों सब जगह पर धीरे धीरे लागू किया जाए, जिससे कि जो हिंदी का प्रचार प्रसार है वो बढ़ सके। सेकंड आता है कदम बे कदम कार्यान्वयन। तो आयोग ने सुझाव दिए कि अंग्रेजी से हिंदी की ओर संक्रमण धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से किया जाए। तो आयोग का मानना था कि जो भाषा है उसका बदलाव आदेश से नहीं, समय और प्रशिक्षण से होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरल कार्य कीजिएगा, फिर तकनीकी और कानूनी कार्य में हिंदी को लाए जाइएगा। थर्ड हमारा आता है प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग। तो मंत्रालय और विभागों में हिंदी के इस्तेमाल के लिए नीति और समय सीमा तय की। तो स्टूडेंट अब एक जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अंग्रेजी की तकनीकी शब्द हिंदी में कैसे लिखे। तो उसी के लिए जो आयोग था उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मंत्रालयों में हिंदी प्रयोग हो, तकनीकी शब्दावली विकसित की जाए। तो जैसे अगर आप देखें जो हमारा अकाउंटेंट शब्द था यह हमारा एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अगर आप आज इसके युग में इसका जो हिंदी अर्थ है वो देखें तो वो होता है लेखाकार। तो ऐसे ही जो हमारी और शब्दावली थी वे विकसित की गई, जैसे कि रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग। फोर्थ आता है हिंदी शिक्षा और प्रशिक्षण। तो सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को हिंदी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। तो स्टूडेंट अगर कर्मचारी हिंदी नहीं जानते होंगे तो फाइल कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए जो हमारा आयोग था उसने सुझाव दिया सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए। हिंदी टाइपिंग और ड्राफ्टिंग का उपयोग भी उन्होंने किया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ मुख्य भूमिका हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा आयोग की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य सुझाव को लेकर आता है। तो अब हम जो हमारे राजभाषा आयोग के 1955 के जो मुख्य सुझाव थे उन सुझावों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सुझाव दिया वो था हिंदी का चरणबद्ध उपयोग। तो सरकारी दस्तावेज और कामकाज धीरे धीरे हिंदी में करने की योजना। तो स्टूडेंट एक साथ से जो पूरी व्यवस्था है उसको बदलने के बजाय इन्होंने धीरे धीरे से हिंदी लागू होने की सुझाव दिया। तो हिंदी का चरणबद्ध उपयोग उन्होंने करने को कहा। इसके बाद सेकंड आता है शिक्षा के माध्यम से प्रचार। तो स्कूल व विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण बढ़ाना। तो स्टूडेंट भविष्य के जो अधिकारी है वे आज के छात्र हो गए। तो इसीलिए जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय है इन सभी में जो हिंदी थी उसको बहुत ही ज्यादा मजबूत किया गया। इसके बाद थर्ड हमारा आता है हिंदी साहित्य और तकनीकी शब्दावली का विकास। तो प्रशासनिक और तकनीकी शब्दों का हिंदीकरण। तो स्टूडेंट बिना शब्दावली के जो भाषा है वो अधूरी होती है। तो कानून, विज्ञान, प्रशासन सब क्षेत्रों के लिए जो हिंदी शब्द थे वे बनाए जाने लगे। जैसे कि अगर आप देखें रिपोर्ट शब्द है उसके लिए प्रतिवेदन भी है। इसी तरीके से फोर्थ हमारा आता है राजभाषा नीति का पालन सुनिश्चित करना। तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हिंदी प्रयोग की निगरानी।
तो स्टूडेंट जो केंद्र और राज्य सरकारें थी उनको कर्तव्य दिया गया कि जो हिंदी प्रयोग की निगरानी है वो उनको करनी है। तो स्टूडेंट यही थी राजभाषा नीति का पालन सुनिश्चित करना। फिफ्थ आता है हमारा संविधान के अनुच्छेदों का पालन। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक अधिकार दिलाना। तो हमारे कुछ संविधान के अनुच्छेद भी है जिसमें जो हमारा हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप हमारा देखें अनुच्छेद 343 हो गया या अनुच्छेद 351 हो गया। तो इन सभी अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले आंसर में डिस्कस कर दिया था। तो स्टूडेंट हिंदी को संवैधानिक अधिकार भी मिलने लगे थे। तो यही थे हमारे जो मुख्य सुझाव थे राजभाषा आयोग के, वे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष को लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट आता है, वे कहते हैं कि मतलब आपने आंसर इतना छोटा लिखा है तो क्या हम ये लिखेंगे तो इनफ होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमने टॉपिक है हमने आपके एक तरीके से टॉपिक कंटेंट तैयार किया है। तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, आपको क्या करना है, जिस तरीके से हमने ये टॉपिक लिया है शिक्षा के माध्यम से प्रचार, तो इसमें हमने आपको केवल यही नहीं बताया कि स्कूल और विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण बढ़ाना। तो इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यानी कि आप मान लीजिएगा अगर आप एक पॉइंट लिखते हैं तो उसकी 2 से 3 लाइन आप इजीली बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक्सप्लेन करने का मतलब ही ये होता है कि जो ताकि स्टूडेंट जो है वे खुद से बना के भी लिख सके। तो स्टूडेंट इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि आपको जो टॉपिक है, जो आपके एक तरीके से जो आपके पॉइंट है वे याद हो जाए, फिर उनके अंदर का आप खुद बना के लिख सके। तो इसीलिए हमारे जो ये नोट्स रहते हैं ये इतने शॉर्टली रहते हैं। तो स्टूडेंट आप शॉर्टली याद करोगे तो आप जो अंदर की जो भाषा होगी उसको आप खुद ही समझ जाओगे, आप लिखने लगोगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओवरऑल पूरे निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि राजभाषा आयोग ने हिंदी के प्रचार प्रसार और सरकारी कामकाज में इसके उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्टूडेंट अगर आज हम सरकारी दफ्तरों में हिंदी में फाइल पत्र और नोटिस देखते हैं तो उसके पीछे जो राजभाषा आयोग है उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो जो आयोग था उसने हिंदी को व्यवहारिक बनाया, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और प्रभावी राजभाषा बनाया। तो प्रशासन में भाषा संतुलन भी हमारे आयोग ने बनाया, हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाया। तो जो राजभाषा आयोग है उसने हिंदी को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि प्रशासन की भाषा भी बना दिया था। तो स्टूडेंट इससे हिंदी की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी और प्रशासनिक कामकाज में जो भाषाई एकता और सुविधा है वो सुनिश्चित हुई। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, राष्ट्रभाषा को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिए कि कोई भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे प्राप्त करती है, अथवा महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा क्यों उपयुक्त थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे राष्ट्रभाषा पूछी गई है और उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो विशेषताएं है वे हमसे पूछी गई है। इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में उपयुक्त क्यों बताया था, उसके कारण हमें बताने हैं। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र की संस्कृति, एकता और पहचान का प्रतीक होती है। तो स्टूडेंट जो राष्ट्रभाषा वो केवल बोलचाल की भाषा नहीं होती बल्कि वो एक ऐसी भाषा होती है जो कि पूरे देश को जोड़ती है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है लोगों के बीच संवाद कराना, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाना। तो स्टूडेंट भारत जैसे जो हमारा विविध देश है इसमें ये जो सवाल था ये आजादी से पहले भी था कि देश को जोड़ने वाली भाषा कौन सी हो। तो स्टूडेंट भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तर्क भी माने जाते थे। तो स्टूडेंट आप समझिएगा कि ब्रिटिश शासन के समय जो सरकार की भाषा थी वो थी अंग्रेजी। तो लेकिन गांव का जो किसान था, मजदूर थे और आम आदमी थे वे अंग्रेजी नहीं समझ पाते थे। तो तभी जो नेता थे उन्होंने महसूस किया देश को जोड़ने के लिए जनता की जो भाषा है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा बनाया गया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि हमारे मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं कि कोई भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बनती है, यानी कि कौन कौन सी विशेषता उस भाषा के अंदर होनी चाहिए ताकि वो राष्ट्रभाषा बन सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है संविधान या कानून द्वारा मान्यता। तो किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान या संसद के कानून द्वारा दिया जाता है। तो स्टूडेंट आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से किसी भी भाषा को उठाइएगा और उसको राष्ट्रभाषा बना दीजिएगा। तो किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा तभी मिलता है जब उसे संविधान या कानून से मान्यता मिले। तो बिना कानूनी आधार के जो भाषा है वो सिर्फ एक बोली ही रह जाती है। तो ये तो संविधान या कानून द्वारा मान्यता था। सेकंड था व्यापक प्रयोग और समझ। तो वह भाषा अधिकांश नागरिकों द्वारा समझी और बोली जाती हो। तो स्टूडेंट जो राष्ट्रभाषा है वो वही हो सकती है जिसे देश का बहुत ही बड़ा हिस्सा समझता हो। तो अगर भाषा कठिन होगी तो वह जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करने लगेगी। थर्ड हमारा आता है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। तो भाषा का साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो भाषा होती है वो हमारी संस्कृति की आत्मा होती है। तो जिस भाषा में साहित्य, परंपरा, इतिहास हो वही हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। फोर्थ आता है राष्ट्रीय एकता में योगदान। तो भाषा अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सक्षम हो। तो राष्ट्रभाषा का जो सबसे बड़ा काम होता है स्टूडेंट वो होता है देश को एक सूत्र में बांधना, यानी कि जो हमारा विविधता वाला देश है उसको एकता बनाए रखना। तो स्टूडेंट यही थे हमारा कोई भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है महात्मा गांधी के अनुसार हिंदी का उपयुक्त होना। तो अब आते हैं महात्मा गांधी पर। तो गांधी जी कहते हैं कि जो भाषा जनता नहीं समझती वह देश की आत्मा नहीं बन सकती। तो सबसे पहले जो उन्होंने कारण बताया हिंदी का उपयुक्त होने का वो बताया सर्वसुलभ भाषा। तो हिंदी को भारत के अधिकांश लोग समझते थे इसलिए यह सर्वसुलभ थी। तो स्टूडेंट जो हिंदी भाषा थी वो भारत के बड़े हिस्से में समझी जाती थी। किसान, मजदूर, व्यापारी सभी के लिए ये एक आसान भाषा थी। तो इसीलिए जो हमारे गांधी जी है उन्होंने कहा कि हिंदी जो है वो जनता की भाषा है। सेकंड आता है संस्कृत से निकट संबंध। तो हिंदी का व्याकरण और शब्दावली संस्कृत पर आधारित है जिससे यह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो स्टूडेंट जो हिंदी की जड़ें है वे संस्कृत में मानी जाती है। तो जो हमारा संस्कृत है वो भारतीय संस्कृति और धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। तो इससे जो हिंदी है वो भारतीय परंपरा से भी जुड़ जाती है। तो यही था संस्कृत से निकट संबंध। फोर्थ हमारा आता है साधारण और लचीली भाषा। तो हिंदी सीखने और प्रयोग करने में सरल थी। तो स्टूडेंट जो हिंदी थी वो न तो बहुत ज्यादा कठिन थी और न ही बहुत ज्यादा सीमित। तो इसको जो सीखना था वो आसान था और बोलचाल में भी एक सहज भाषा थी। इसके बाद फोर्थ आता है राष्ट्रीय एकता में सहायक। तो हिंदी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने और राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने में सक्षम थी। तो गांधी जी हिंदी को उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु मानते थे। तो अलग अलग प्रांतों के जो लोग थे वे हिंदी के माध्यम से ही एक दूसरे से स्टूडेंट जुड़ सकते थे। इसीलिए जो हिंदी थी उसने राष्ट्रीय एकता में भी सहायता प्रदान करी। तो इसीलिए जो गांधी जी थे वे हिंदी को उपयुक्त भाषा मानते थे राष्ट्रभाषा के लिए। तो स्टूडेंट ये सभी कारण थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा किसी देश की पहचान और एकता का प्रतीक होती है। तो जो राष्ट्रभाषा है स्टूडेंट वो वही बनती है जो कि संविधान से मान्यता प्राप्त हो, साथ ही उसके लिए व्यापक उपयोग हो और सांस्कृतिक महत्व उसका जरूरी होता है। तो जनता समझ सके और संस्कृति और एकता को मजबूती प्रदान करे वही हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो हिंदी है वो इन सभी कसौटियों पर खरी उतरती है। तो इसीलिए जो वे हिंदी है उसको एक राष्ट्रभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था वे अपने पक्ष में रखते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप की चर्चा कीजिए अथवा जनसंचार क्रांति का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप है उसको बताना है, साथ ही जनसंचार क्रांति का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं।
तो परिचय में हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और अखिल भारतीय भाषा बनाने का प्रयास किया गया है। तो स्टूडेंट जब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, लेकिन जो देश था वो सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भाषाई रूप से भी बटा हुआ था। तो स्टूडेंट उस समय जो भारत था उसमें कई प्रकार की भाषाएं थी, कई बोलियां थी और अलग अलग संस्कृतियां थी। तो ऐसे में जो एक बड़ी जरूरत थी वो थी ऐसी भाषा जो कि पूरे देश को जोड़ सके। तो इसी उद्देश्य से स्टूडेंट जो स्वतंत्रता के बाद है वो हिंदी को अखिल भारतीय भाषा बनाने का प्रयास शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक समाज प्रशासन में सुगमता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो स्टूडेंट 20वीं सदी के अंत में हमारी जनसंचार क्रांति आई, जैसे कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो इन सभी से भी जो हिंदी का प्रचार और प्रसार है वो भी बढ़ने लगा। तो स्टूडेंट आप मान लीजिएगा 1950 का अगर आप भारत देखें तो एक सरकारी अधिकारी केरल से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर होकर आता है। तो अब सवाल था कि दोनों कैसे बात करेंगे, सरकारी कामकाज कैसे होगा। तो यहीं से जो हमारी हिंदी की भूमिका है वो शुरू होती है एक संपर्क भाषा के रूप में। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि हमारे मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मानकीकरण और लिपि को लेकर। तो देवनागरी लिपि में हिंदी को मानकीकृत किया गया है। तो सबसे पहले जरूरी था स्टूडेंट एक मानक हिंदी। तो इसमें जो देवनागरी लिपि थी उसको स्वीकार किया गया, साथ ही व्याकरण और शब्दावली को मानकीकृत किया गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोग। तो केंद्र और राज्य में सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाया गया। तो केंद्र सरकार के कार्यालय, उनके मंत्रालय, कोई भी सरकारी दस्तावेज, ये सब धीरे धीरे हिंदी में ही आने लगे थे। तो इससे स्टूडेंट जो हिंदी थी वो प्रशासन की भाषा भी बनती गई थी। तो यही था राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोग। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है शिक्षा और साहित्य में विकास। तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में हिंदी का पाठ्यक्रम और साहित्य का प्रचार। तो स्टूडेंट भाषा तब मजबूत होती है जब वह शिक्षा का माध्यम बनती है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम बढ़ाए गए और जो हिंदी साहित्य है उसका विस्तार भी होने लगा। फोर्थ आता है संस्कृत से प्रभावित शब्दावली, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण कर अखिल भारतीय स्वरूप मजबूत किया गया। तो स्टूडेंट नई व्यवस्था के लिए नए शब्द भी चाहिए थे, तो इसीलिए तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक शब्दों का जो हिंदीकरण है वो किया गया और नई शब्दावली तैयार की गई। इसके बाद फिफ्थ आता है भाषाई एकता। तो विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के इस मिश्रण से हिंदी को सर्व भारतीय पहचान मिली। तो हिंदी ने क्षेत्रीय बोली को दबाया नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ जोड़ा, जो अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो स्टूडेंट इन सब के मिश्रण से जो हिंदी थी उसको अखिल भारतीय पहचान मिली, यानी कि जो हिंदी थी उसने एकता का काम किया और नेकता का नहीं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जनसंचार क्रांति का हिंदी पर प्रभाव को लेकर। तो अब आते हैं हम असली गेम चेंजर पर, जो थी हमारी जनसंचार क्रांति। तो सबसे पहले बात करते हैं टीवी और रेडियो की। तो हिंदी समाचार कार्यक्रम और धारावाहिकों के माध्यम से व्यापक पहुंच। तो स्टूडेंट जो रेडियो होते थे उन पर हिंदी समाचार और जो दूरदर्शन होते थे उन पर हिंदी कार्यक्रम। तो ये जो रेडियो और दूरदर्शन होते थे ये घर घर पर होते थे, इसलिए जो हिंदी थी वो भी घर घर तक पहुंचने लगी थी। तो हिंदी समाचार आने लगे, धारावाहिक, सामाजिक कार्यक्रम। तो इससे जो हिंदी की पहुंच थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। सेकंड आता है सिनेमा और मीडिया। तो हिंदी फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। तो स्टूडेंट जो बॉलीवुड था उसने हिंदी को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक भावना बना दिया। तो हिंदी फिल्में, गीत, संवाद, ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी हिंदी जो थी वो पहुंचने लगी थी। थर्ड हमारा आता है इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर हिंदी की सामग्री बढ़ी, जिससे युवा और विभिन्न वर्गों में संवाद आसान हुआ। तो आज का जो युवा है वो मोबाइल पर हिंदी बोलता है, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा देखने को मिल जाती है। तो हिंदी जो है वो अब डिजिटल भाषा भी बन चुकी है। फोर्थ हमारा आता है सांस्कृतिक प्रसार। तो लोक कथाएं, गीत, साहित्य और आधुनिक मीडिया के माध्यम से हिंदी का व्यापक प्रचार। तो स्टूडेंट जो हमारी लोक कथाएं थी, गीत थी, कविताएं थे, तो इन सभी में हिंदी के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति थी वो फैलने लगी थी। फिफ्थ आता है राजभाषा और सांस्कृतिक पहचान। तो जनसंचार क्रांति ने हिंदी को राष्ट्रीय भावनाओं और पहचान का प्रतीक बनाया। तो स्टूडेंट जो जनसंचार क्रांति थी उसने हिंदी को सिर्फ एक संपर्क भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान भी बना दिया था। तो यही सभी थे हमारे प्रभाव जनसंचार क्रांति के हिंदी पर।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट जो निष्कर्ष है वो साफ है कि स्वतंत्रता के बाद जो हिंदी है उसको अखिल भारतीय भाषा बनाने का जो प्रयास था वो सफल रहा, और जनसंचार जो क्रांति थी उसने हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ाया, जिससे कि जो हिंदी थी वो जन जन तक पहुंची। तो आज जो हिंदी है वो आधुनिक, सशक्त और सर्वजन समझने योग्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही जो हमारा आंसर नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है विशिष्ट कार्यालयी शब्दावली और अभिव्यक्तियों में क्या अंतर है, अथवा राजभाषा हिंदी की परिभाषिक शब्दावली निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे कार्यालयी शब्दावली और अभिव्यक्ति में अंतर पूछा गया है, और साथ ही परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की पृष्ठभूमि पूछी गई है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत को करने से पहले मैं आपसे जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ लेता हूं। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट चलिए अब जो हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे हम आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है। तो जो हमारा भारतीय संघ है इसकी जो राजभाषा है वो आपको बतानी है कि भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यानी कि जो हिंदी की लिपि है वो आपको बताना है। तो हिंदी की लिपि को आप बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो स्टूडेंट ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो आपको आर्टिकल बताना है कि हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला हमारा भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। तो आप सभी को जो कमेंट बॉक्स है उसमें इन सभी का आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे आंसर नंबर 6 पे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर नंबर 6 के बारे में। तो स्टूडेंट इस आंसर नंबर 6 की जो शुरुआत है वो हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं, जैसे कि हमने और क्वेश्चंस की करी। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें एक छोटा सा परिचय लिखेंगे, और परिचय में हम लिखेंगे कि भाषा का जो प्रयोग है वो केवल रोजमर्रा की बातचीत तक सीमित नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शब्दावली और अभिव्यक्ति भी विकसित की जाती है। तो स्टूडेंट जो भाषा होती है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं होती। तो हम दोस्तों से बात करें उसकी अलग भाषा होती है, सरकारी दफ्तर में काम करेंगे तो उस टाइम पे हम अलग भाषा यूज करेंगे। तो स्टूडेंट जो सरकारी और प्रशासनिक कामकाज होते हैं तो उसी के लिए हम एक स्पष्ट, सटीक और औपचारिक भाषा उपयोग करते हैं, और इसी से जो जन्म है हुआ वो हमारी कार्यालयी शब्दावली से हुआ। तो इसी तरीके से हमारे जो औपचारिक अभिव्यक्तियां उनका भी जन्म हुआ, तो परिभाषिक शब्दावली इन सभी से हमारे विकसित हुई। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि हमारे मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट कार्यालयी शब्दावली और अभिव्यक्तियों में अंतर को लेकर। तो स्टूडेंट इस अंतर को समझने से पहले आप एक स्टोरी समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा आप किसी कार्यालय में आवेदन देने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सर मेरा काम जल्दी कर दीजिएगा, लेकिन फाइल में लिखा जाएगा कृपया शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो आप अगर उनसे बोलेंगे तो आप कहेंगे कि सर मेरा काम जल्दी कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप फाइल में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कृपया शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यही अंतर है हमारी सामान्य भाषा और कार्यालय भाषा में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले विशिष्ट शब्दावली के बारे में। तो विशिष्ट शब्दावली क्या होती है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र या कार्यालय में प्रयोग होने वाले शब्द। तो स्टूडेंट विशिष्ट कार्यालयी शब्दावली वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष कार्यालय या प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो उदाहरण अगर आप देखें जैसे कि मंत्रालय हो गया, अधिनियम हो गया, प्रतिवेदन हो गया, आदेश हो गया, तो ये सब एकल शब्द होते हैं हमारे, जो हमारे विशिष्ट शब्दावली के शब्द होते हैं।
सेकंड हमारा आता है अभिव्यक्तियां। तो अब हम समझ लेते हैं अभिव्यक्तियां क्या होती है। तो स्टूडेंट वाक्य या मुहावरे जो विशेष अर्थ या औपचारिक भाव व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट कार्यालय अभिव्यक्तियां हम उनको कहते हैं वे पूरे वाक्य या वाक्यांश जो कि औपचारिक और शिष्ट भाषा में प्रयोग होते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें न्यायालय के आदेश अनुसार विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, तो ये वाक्य संरचना हमारी होती है। तो यही थी अभिव्यक्तियां। इसके बाद हम अब इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शब्दावली है वो व्यक्तिगत शब्दों पर केंद्रित होती है, लेकिन जो अभिव्यक्ति होती है वो वाक्य संरचना और औपचारिक शैली पर उपयोग होती है। तो अगर आप स्वरूप की बात करें तो शब्दावली में एकल शब्द होते हैं और अभिव्यक्ति में पूरे वाक्य होते हैं। इसी तरीके से शब्दावली तकनीकी और संक्षिप्त होती है, लेकिन जो अभिव्यक्ति होती है वो औपचारिकता और शिष्टाचार प्रदर्शित करती है। तो स्टूडेंट जो हमारी शब्दावली का उद्देश्य होता है वो तकनीकी अर्थ प्रदान करना होता है, और जो अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है वो औपचारिक भाव प्रदान करना होता है। अगर प्रयोग की बात करें तो शब्दावली दस्तावेजों में प्रयोग की जाती है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है वह पत्राचार में प्रयोग की जाती है। शैली की बात करें तो शब्दावली की जो शैली है वो संक्षिप्त होती है, लेकिन जो अभिव्यक्ति की शैली होती है वो शिष्ट और विनम्र होती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जो अंतर थे हमारी शब्दावली और अभिव्यक्ति के बीच, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजभाषा हिंदी की परिभाषिक शब्दावली निर्माण की पृष्ठभूमि को लेकर। तो स्टूडेंट अब सवाल उठता है कि जब पहले सब अंग्रेजी में था तो हिंदी की कार्यालय भाषा उसको कैसे बनाया गया। तो सबसे पहला आता है संवैधानिक आवश्यकता। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद सरकारी और प्रशासनिक दस्तावेजों में हिंदी का प्रयोग जरूरी। तो स्टूडेंट जो संविधान था उसने हिंदी को राजभाषा बनाया, इसलिए जो सरकारी कामकाज था उसमें हिंदी जरूरी हो गई। सेकंड आ गया तकनीकी और प्रशासनिक शब्दों का हिंदीकरण। तो अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अनुवाद या नया निर्माण किया गया। तो स्टूडेंट आप जैसे देखें अकाउंट, फाइल, रिपोर्ट, तो इन सब के हिंदी शब्द चाहिए थे, तो इसीलिए हमारा जो बनाया गया अकाउंट के लिए लेखा बनाया गया, फाइल के लिए संचिका बनाया गया, रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन बनाया गया। तो इसी तरीके से जो प्रशासनिक शब्दों का हिंदीकरण है वो किया गया। इसके बाद थर्ड आता है समान शब्दावली का विकास। तो विभिन्न मंत्रालय और विभागों में एक समान शब्दावली सुनिश्चित की गई। तो स्टूडेंट हर मंत्रालय अलग शब्द न इस्तेमाल करे, इसलिए जो एक रूपता थी वो जरूरी की गई। तो सभी विभागों के लिए एक जैसी जो शब्दावली है वो सुनिश्चित कर दी गई। फोर्थ आता है साहित्यिक और तकनीकी संतुलन। शब्द सरल, स्पष्ट और प्रशासनिक कामकाज के अनुकूल बनाए गए। तो स्टूडेंट जो भाषा होती है वो न तो बहुत कठिन हो और न ही बहुत साधारण, तो सरल, स्पष्ट और प्रशासन के अनुकूल होनी चाहिए। फिफ्थ आता है शिक्षा और प्रशिक्षण। तो कर्मचारियों को परिभाषिक शब्दावली सीखने और प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे फाइल, आदेश और पत्र ये सब हिंदी में लिख सके। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजभाषा हिंदी की परिभाषिक शब्दावली निर्माण की पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे आंसर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष में स्टूडेंट हम साफ कह सकते हैं, साफ समझ सकते हैं कि जो कार्यालय शब्दावली और अब जो अभिव्यक्ति है ये दोनों ही हमारे प्रशासनिक भाषा को औपचारिक बनाती है। तो कार्यालय शब्दावली भाषा को सटीक बनाती है और अभिव्यक्ति भाषा को शिष्ट और औपचारिक बनाती है। तो स्टूडेंट हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद जो परिभाषिक शब्दावली है उसने समानता, स्पष्टता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करी, और इसी प्रक्रिया से जो हमारी हिंदी है वो आधिकारिक, तकनीकी और आधुनिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। तो राजभाषा हिंदी की परिभाषिक शब्दावली ने हिंदी को सिर्फ साहित्य की नहीं बल्कि प्रशासन की भाषा भी बना दिया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालिए अथवा हिंदी भाषा के मानक रूपों का पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति और साथ ही जो हिंदी भाषा का मानक रूप है उसके बारे में बताना है।
तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे भाषा किसी समाज की पहचान, संस्कृति और इतिहास का प्रमुख माध्यम होती है। तो स्टूडेंट जो भाषा है वो किसी भी समाज की पहचान होती है, और जो हिंदी है वो सिर्फ एक भाषा ही नहीं है स्टूडेंट, वो बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और जनजीवन की अभिव्यक्ति भी है। तो स्टूडेंट इसे राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। हिंदी शब्द और इसके मानक रूप समय के साथ विकसित हुए हैं। तो ये जो भाषा है ये अचानक नहीं बनी, ये हमारी कई सदियों के विकास का परिणाम थी। तो स्टूडेंट सोचिए, हजारों साल पहले का जो भारत था, सिंधु नदी के किनारे बसने वाली सभ्यताएं, विदेशी यात्रियों और आक्रमणकारियों की नजर, तो यहीं से जो शुरू होती है वो हमारी होती है हिंदी शब्द की यात्रा को लेकर। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में जो हम सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर। तो समझ लेते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक आधार को लेकर। तो हिंदी शब्द संस्कृत के हिंद से लिया गया है, जो सिंधु नदी क्षेत्र को दर्शाता है। तो स्टूडेंट संस्कृत में जो सिंधु शब्द है वो सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था। तो इसके विदेशी उच्चारण से जो सिंधु था, तो सिंधु का जो शब्द है वो हमारे हिंदू यानी कि हिंद से लिया गया है। तो इस क्षेत्र के लोगों की जो भाषा थी वो हिंदी कहलाने लगी, यानी कि सिंधु क्षेत्र के जो लोग थे वे हिंदी भाषा बोलने लगे। तो स्टूडेंट ये तो भौगोलिक आधार था। सेकंड आया आधुनिक व्युत्पत्ति। तो फारसी प्रभाव से हिंदी शब्द प्रचलित हुआ और यह भारत की सामान्य भाषा के रूप में जाना गया। तो स्टूडेंट जो फारसी भाषा है उसमें है का प्रयोग से के स्थान पर किया जाता था। तो इसीलिए जो सिंध था, से की जगह है यूज किया गया, यानी कि सिंध को लेकर हिंद कर दिया गया। तो सिंध देश यानी कि हिंदुस्तान, और इसकी जो भाषा थी वो कहलाई हिंदी। तो आधुनिक उत्पत्ति यही हुई। थर्ड हमारा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो हिंदी शब्द ने समय के साथ उत्तर भारत की जनभाषा और साहित्यिक भाषा दोनों को प्रतिनिधित्व किया। तो हिंदी जो शब्द था वो धीरे धीरे उत्तर भारत की जनभाषा और साहित्यिक भाषा दोनों का प्रतिनिधि भी बन गया था। तो स्टूडेंट यही थी हमारी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हिंदी भाषा के मानक रूप को लेकर। तो अब सवाल आता है कि क्या हर तरह की जो हिंदी है वो एक जैसी होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी मानक हिंदी है उसका प्रयोग किया जाता है। तो मानक हिंदी का मतलब है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और सरकारी, शैक्षिक तथा साहित्यिक कामकाज में प्रयोग होती है। तो स्टूडेंट जो हमारी मानक हिंदी है इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, साथ ही ये सरकारी, शैक्षिक और साहित्यिक कार्यों में प्रयोग होती है। तो यही जो हिंदी है ये परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए भी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसको यह मानक हिंदी कहते हैं। सेकंड आता है उच्च कोटि की साहित्यिक हिंदी, संस्कृत के अधिक शब्दों और शुद्ध व्याकरण का प्रयोग। तो स्टूडेंट ये वे हिंदी होती है जिसमें जो संस्कृत का शब्दों का प्रयोग है वो अधिक होता है, और इसमें गंभीर लेखन, साहित्य, आलोचना ये सभी होते हैं। थर्ड हमारा आता है मध्यम या सामान्य हिंदी। तो आम बोलचाल की भाषा जिसे अधिकांश लोग समझते और बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये जो भाषा है ये हमारे आम बोलचाल की हिंदी होती है, सामान्य या मध्यम हिंदी। तो ये सरल होती है, सहज होती है और अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है। तो आप जो हमारी दिनचर्या की लाइफ में जो हिंदी देखते हो वो मध्यम या सामान्य हिंदी होती है। तो यूट्यूब, टीवी और रोजमर्रा की बातचीत में हमारी यही हिंदी होती है। फोर्थ हमारा आता है क्षेत्रों और बोलियों पर आधारित हिंदी। तो जैसे खड़ी बोली, उत्तर भारत, ब्रज, अवधी आदि। तो हिंदी ने कई बोलियों को अपने अंदर समेटा है, जैसे कि खड़ी बोली हो गई, ब्रज हो गई, अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई। तो स्टूडेंट इन सब ने हिंदी को समृद्ध और जीवंत भी बनाया है। फिफ्थ आता है मानकीकरण का उद्देश्य है। तो सभी राज्यों और क्षेत्रों में समान भाषा और समझ सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट जो मानक का रूप था वो इसलिए जरूरी हो गया था ताकि जो पूरा देश है वो एक सी भाषा समझ सके और एक ही भाषा बनी रही। तो स्टूडेंट यही था हमारा हिंदी भाषा के मानक रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो हिंदी है उसने भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित किया। तो हिंदी के जो मानक रूप है उसने प्रशासन, शिक्षा और साहित्य इन सभी में उपयोगी ये बना रहा। तो इसी कारण जो हिंदी है वो आज हमारे राष्ट्रीय, सुलभ और सर्वजन्य समझ्य भाषा भी बन चुकी है, यानी कि स्थापित हो चुकी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है राजभाषा संबंध 343, 344 और 345 अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए अथवा राजभाषा की विशेषताओं को बिंदुवार लिखिए। तो यहाँ पर हमसे तीन अनुच्छेद 343, 344 और 345 पूछे गए हैं, साथ ही राजभाषा की विशेषता को पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम लिखेंगे कि भारत की संवैधानिक भाषा नीति ने हिंदी को राष्ट्रीय और राजभाषा के रूप में मान्यता दी। तो स्टूडेंट, जो भारत जैसे बहुभाषी देश है उसमें भाषा नीति बनाना आसान नहीं था, तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा समाधान खोजा जिससे कि जो राष्ट्रीय एकता है वो बनी रहे, राज्य की भाषाई स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। तो स्टूडेंट, इसी संतुलन का जो परिणाम है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 343, 344 और 345 है। तो स्टूडेंट, इनमें राजभाषा के प्रयोग, विकास और प्रचार के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो जो राजभाषा की विशेषता होती है वो इसके उद्देश्य, प्रयोग और समाज में प्रभाव को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग को लेकर आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेदों का वर्णन को लेकर। तो सबसे पहले हम अनुच्छेदों का वर्णन कर लेते हैं कि राजभाषा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। तो सबसे पहला आता है अनुच्छेद 343। तो स्टूडेंट, इसमें संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। तो संघ की राजभाषा हिंदी, जिसकी जो लिपि है वो देवनागरी होगी। तो संविधान कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा होगी हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। तो अंग्रेजी भाषा सहायक के रूप में 15 वर्षों तक प्रयोग में रही। तो स्टूडेंट, जो हिंदी था उसको संघ की राजभाषा की गई और साथ ही अंग्रेजी को 15 वर्ष तक सहायक भाषा के रूप में अपनाया गया, जो कि हमारा 1950 से 1965 के बीच का समय था। तो स्टूडेंट, इसीलिए जो आज केंद्र सरकार है उसके जो अधिकांश पत्र और अधिसूचनाएं होते हैं वे हमें हिंदी में ही दिखाई देती है। तो ये था अनुच्छेद 343। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 344। तो अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 344 को लेकर। तो भाषा आयोग का गठन और रिपोर्ट तैयार करना। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 344 में भाषा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। तो संविधान सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि उसकी समीक्षा की व्यवस्था भी करता है। तो ये जो व्यवस्था करता है ये अनुच्छेद 344 के तहत करता है। इसमें भाषा आयोग के गठन के बारे में बात की गई है, साथ ही राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा के बारे में बात की गई है, ताकि जो प्रशासनिक और सरकारी प्रयोग है उसमें सुधार और विकास के लिए दिशा निर्देश दिए जा सके, और समय समय पर सुधार और सुझाव की बात भी इसमें की गई है। तो समय समय पर संघ और राज्यों के बीच भाषा संबंधी समन्वय भी स्थापित करने की अनुच्छेद 344 में बात की गई है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा अनुच्छेद था यही अनुच्छेद हमारा राजभाषा आयोग 1955 का आधार बना था। तो यही था हमारा अनुच्छेद 344। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 345। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है ये राज्यों की भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्यों को अपनी राज्य भाषा तय करने का अधिकार दिया गया। तो स्टूडेंट, हर राज्य की भाषाई पहचान अलग होती थी, इसीलिए जो राज्य थे उनको अपनी राज्य भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। अगर आप एग्जाम्पल देखें, जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी ये हमारी राज्य भाषा हो गई, इसी तरीके से तमिलनाडु की जो राज्य भाषा हो गई वो तमिल हो गई, महाराष्ट्र की राज्य भाषा मराठी हो गई। तो इससे जो भाषाई संतुलन है स्टूडेंट वो बना रहा, और जो भाषा का प्रयोग है वो सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में भी किया जाने लगा। तो यही थे हमारे कुछ अनुच्छेद हमारी राजभाषा से संबंधित। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजभाषा की विशेषताओं को लेकर। तो अब समझते हैं कि राजभाषा की खास बातें क्या है। तो सबसे पहला था संवैधानिक मान्यता। तो संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त। तो जो हमारा संविधान है उसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, जो कि हमारा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है सरकारी और प्रशासनिक उपयोग, दस्तावेज, आदेश और सरकारी कामकाज में प्रयोग। तो स्टूडेंट, सरकारी दस्तावेज हो, कोई भी आदेश हो, कोई भी अधिसूचनाएं हो, तो इन सभी में जो हिंदी भाषा उसका प्रयोग किया गया है, जिससे कि जो प्रशासन है उसमें सरलता बनी रहती है। थर्ड आता है सर्वजन समझने योग्य। तो अधिकांश नागरिकों द्वारा समझी और बोली जाते हैं। तो स्टूडेंट, जो भारत का अधिकांश हिस्सा है वहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो अधिकांश बातें हिंदी समझते हैं, जिससे कि जो संचार है वो भी आसान हुआ है। फोर्थ आता है सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान। तो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतिनिधित्व। तो स्टूडेंट, जो हिंदी है वो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो यह हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई एक भाषा है। फिफ्थ आता है
विकास और प्रचार, तो शिक्षा, मीडिया और प्रशासन में हिंदी का निरंतर प्रचार। तो शिक्षा, मीडिया, सरकारी प्रशासन, इन सभी में निरंतर विकास हमारी हिंदी का होता जा रहा है। इसके बाद सिक्स्थ आता है समानता और एकता का साधन, तो विभिन्न राज्यों और भाषाई समूह को जोड़ने में मदद। तो राजभाषा जो होती है वो अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में बांध के रखती है, तो इसी तरीके से इसने एकता का काम भी किया। तो यही थी हमारी राजभाषा की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी हमारे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343, 344, 345, इन सभी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप दिया, और जो राजभाषा की विशेषताएं है उन सभी ने हिंदी को प्रशासन और समाज दोनों में ही प्रभावी बनाया, और इसी संतुलन के कारण जो हमारी हिंदी है वो आज सशक्त राजभाषा के रूप में स्थापित हुई और सरकारी, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावशाली भाषा के रूप में भी उभरी। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 8। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दावलियों के हिंदी प्रतिरूप लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कुछ इंग्लिश वर्ड दे दिए गए जिनके हमें हिंदी प्रतिरूप लिखने हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एड होक कॉमिटी हो गया, बैंक सिक्योरिटी हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। तो इन सभी के हिंदी प्रतिरूप हमें लिखने हैं। तो स्टूडेंट ड्यू सोल के एग्जाम में एक सवाल ऑलमोस्ट फिक्स होता है, अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रतिरूप लिखिए। तो स्टूडेंट दिक्कत यहाँ पर आती है कि जो शब्द है वे याद नहीं कर पाते, तो इसीलिए आज हम आपको ये सारे शब्द कहानी और लॉजिक के साथ याद कराएंगे ताकि आप एग्जाम में 10 के 10 नंबर पक्के कर ले। तो स्टूडेंट ये तो चलिए अब हमारे जो आंसर की शुरुआत है वो हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो राजभाषा हिंदी का मतलब है वो सिर्फ बोलचाल नहीं बल्कि सरकारी और प्रशासनिक भाषा है। तो इसीलिए जो अंग्रेजी शब्द के सटीक हिंदी प्रतिरूप है वे बनाए गए ताकि जो सरकारी कामकाज और एक रूप है वो स्पष्ट हो चुके। तो स्टूडेंट मान लीजिएगा आप एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, बॉस कहते हैं फाइल रेडी है, ट्रांसफर ऑर्डर बना, लेकिन जब वही बात सरकारी फाइल में लिखी जाती है तो भाषा बदल जाती है। तो उन्हीं भाषा को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है स्टूडेंट वो आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब की क्षमता और टेस्ट मतलब की परीक्षा। तो स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट को आप समझिएगा क्षमता परीक्षा या योग्यता परीक्षा, यानी कि एप्टीट्यूड से मतलब आप समझिएगा एबिलिटी और एबिलिटी यानी कि क्षमता। तो एप्टीट्यूड का मतलब तो हमारा एबिलिटी हो गया और एबिलिटी का मतलब क्षमता हो गया, और टेस्ट का मतलब परीक्षा होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो हमारा हिंदी प्रतिरूप हुआ वो क्षमता परीक्षा या योग्यता परीक्षा हुआ। सेकंड हमारा था एड होक कमेटी यानी कि अस्थायी समिति, विशेष समिति। तो एड होक का मतलब स्टूडेंट होता है अस्थायी, यानी कि इतना हिस्सा अगर आप याद रखें तो एड होक का मतलब होता है अस्थायी, और एड होक कमेटी, कमेटी का मतलब आप जानते ही है समिति होता है, तो अस्थायी समिति। थर्ड हमारा आता है बैंक सिक्योरिटी। तो बैंक सिक्योरिटी यानी कि बैंक सुरक्षा, बैंक गारंटी। तो एग्जाम में ये दोनों ही सही माने जा सकते हैं। फोर्थ आता है कंसोलिडेशन, जैसे कि समेकन, एकीकरण। तो अलग अलग चीजों को जोड़ना ही हमारा कंसोलिडेशन कहलाता है। तो इसमें ये जो हिंदी शब्द उपयोग किए जाते हैं वो एकीकरण और समेकन किए जाते हैं। इसके बाद आता है रिट पेशन यानी कि याचिका। तो न्यायालय से की जाने वाली याचिका को हम रिट पेशन कहते हैं। इसके जो अर्थ होता है वो आदेश याचिका या याचिका होता है। इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर होता है जिसे सहायक आयुक्त कहते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर हो गया यानी कि स्थानांतरण आदेश, तब्दला आदेश। अकाउंटेंट को लेखाकार या वित्त अधिकार भी कहते हैं। अबसेडर को राजदूत या दूतावास प्रमुख कहते हैं। आर्किटेक्ट को वास्तुकार या स्थापत्य विशेषज्ञ कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये सभी जो हमारे वर्ड्स है, हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड, ये आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट आता ही आता है। तो ये तो हमारा आंसर नंबर 9 तो हो गया। तो आंसर नंबर 9 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है टिप्पणी लिखिए। तो ये जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी हमारा
सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट दिक्कत यही आती है कि आप क्या लिखे, कितना लिखे। तो इसीलिए आज हम बताएंगे आपके प्रश्न 10 की चारों टिप्पणियां बिल्कुल एग्जाम रेडी भाषा के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1967 की, उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी की संकल्पना को लेकर, और थर्ड स्वाधीनता हिंदी और हिंदी को लेकर, और फोर्थ इलेक्ट्रिक मीडिया की भाषा को लेकर। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर की। तो स्टूडेंट, संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है कम शब्दों में पूरा, स्पष्ट और सटीक उत्तर देना। तो इसीलिए हमें एक एक करके सबको समझना होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है राजभाषा अधिनियम 1967। तो स्टूडेंट, संविधान ने हिंदी को राजभाषा तो बना दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि अंग्रेजी कब तक चलेगी। तो इसी समस्या के संविधान के लिए जो हमारा राजभाषा अधिनियम 1967 है वो बनाया गया। तो इसका उद्देश्य था हिंदी को केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रमुख भाषा के रूप में लागू करना। तो स्टूडेंट, हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में जारी रखना, प्रशासन में भाषाई संतुलन बनाए रखना, ये सभी इसके उद्देश्य थे। मुख्य प्रावधान इसमें यही था कि अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में प्रयोग जारी रखा जाए और हिंदी का धीरे धीरे विस्तार किया गया। तो महत्व स्टूडेंट क्या आता है इसका? महत्व आता है प्रशासनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित करना। तो इस अधिनियम ने सरकारी कामकाज में जो हिंदी है उसको एक कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी थी। तो स्टूडेंट, आपको लिख देना है कि जो हमारा ये राजभाषा अधिनियम है ये हमारा 1967 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य आपको लिख देना है, इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए थे इसमें वो लिख देना है, और इसके महत्व को लिख देना है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा राजभाषा अधिनियम 1967 हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है राष्ट्रभाषा हिंदी की संकल्पना। तो स्टूडेंट, राष्ट्रभाषा हमारी वो भाषा होती है जो कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में आप लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे देश में समझी और बोली जाती है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। तो स्टूडेंट, इसका महत्व क्या है? फिर आपको इसका महत्व लिख देना है परिभाषा के बाद। महत्व में आप लिखेंगे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का उद्देश्य है संचार में सुविधा और राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित करना था। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के पीछे कारण थे सर्वसुलभ भाषा, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता। उसके बाद महत्व लिखने के बाद आप इसकी विशेषता भी लिख देंगे। तो विशेषता में आप लिखेंगे सरल, सर्वसुलभ और संस्कृत से प्रभावित होने के कारण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान रखती है। तो स्टूडेंट, इसकी भाषा यही थी, विशेषता यही थी कि हिंदी जन जन की भाषा है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की संकल्पना बनी। तो यही था राष्ट्रभाषा हिंदी की संकल्पना। इसके बाद थर्ड हमारा आता है स्वाधीनता हिंदी आंदोलन और हिंदी को लेकर। तो भूमिका लिखेंगे सबसे पहले आप, हिंदी को जनमानस तक संदेश पहुंचाने और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए प्रयोग किया गया। तो आजादी की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, भाषा से भी लड़ी गई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो हिंदी की भूमिका थी वो था जनता तक संदेश पहुंचाना, राष्ट्रीय चेतना को जगाना और आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। तो आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। तो स्टूडेंट, गांधी जी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस सभी ने हिंदी का प्रयोग जनता से जुड़ने के लिए किया गया था। तो उपयोग किस लिए किया गया था आपको वो लिख देना है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भाषण और साहित्य के माध्यम से जनता को जोड़ने के लिए। सेकंड, महत्व भी आपको लिख देना है। महत्व में आप लिखेंगे कि हिंदी ने राष्ट्रीय एकता और जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जो हमारा स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन था उसमें भी इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये था स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा को लेकर। तो स्टूडेंट, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं वो क्या होती है? सबसे पहले आप उसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में आप लिखेंगे टीवी, रेडियो, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयुक्त भाषा। तो स्टूडेंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आज यह सबसे ताकतवर माध्यम है। तो स्टूडेंट, इन पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा कहते हैं, और इसकी विभिन्न विशेषताएं होती है, यानी कि ये सरल और प्रभावशाली होती है। बोलचाल की और औपचारिक शैली का उपयोग इसमें होता है। इसी के साथ साथ प्रभाव की अगर बात करें तो स्टूडेंट, इसका हिंदी का प्रसार और लोकप्रियता के लिए किया गया था, और युवा और विभिन्न क्षेत्रों में इससे संवाद भी आसान हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिंदी को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया। तो स्टूडेंट, ये प्रश्न 10 की हमारी चारों टिप्पणियां छोटी जरूर है, लेकिन नंबरों के मामले में बहुत बड़ी है। तो सही बिंदु, साफ भाषा और संतुलित उत्तर आपको लिखना है। तो अगर आपने सही स्ट्रक्चर अपनाया तो पूरा नंबर कहीं नहीं आपको रोक सकता मिलने से। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आंसर नंबर 10, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है ये भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे
राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिवअवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिवअवे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।